प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और तंदुरुस्त होंगे। पढ़ाई के प्रति भी आपका उत्साह कायम होगा। तो बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के विज्ञान का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण पढ़ना शुरू करेंगे। आइए बच्चों, हम देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ना है। इस पाठ में सबसे पहले हमने पढ़ना है रासायनिक समीकरण, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं और उसके बाद विकृत गंधिता और संक्षारण। बच्चों, पहले इस अध्याय में होने वाली कुछ अभिक्रियाओं के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। आपने अपने आसपास देखा ही होगा कि कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो एक बार हो जाते हैं तो उन्हें वापस उल्टा जा सकता है, मतलब उन्हें वापस अपनी पुरानी स्थिति में लाया जा सकता है। लेकिन कुछ परिवर्तन हमारे आसपास ऐसे होते हैं जिन्हें हम उलट नहीं सकते, उन्हें वापस अपनी पुरानी स्थिति में नहीं ला सकते, उन्हें ला पाना कठिन है। इसी तरह की बहुत सारी अभिक्रियाएं, बहुत सारी रिएक्शंस आपने अपने आसपास होती देखी होंगी। जैसे मान लीजिए आपके आसपास कोई एक ईंट है जो टूट गई है मकान बनाते वक्त, तो उस ईंट को अलग तरीके से कई तरीक़ों से जोड़ा जा सकता है, सीमेंट लगाकर बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि आपके पास एक लोहे की अलमारी है और लोहे में जंग लग गया है, तो क्या उस लोहे की जंग से आप दोबारा वो लोहा बना सकते हो? आपने इस बारे में कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा तो ज़रूर सोचें। आप ये सोचिए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसी कुछ अभिक्रियाएं क्यों हैं जिन्हें उल्टा जा सकता है और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी क्यों हैं जिन्हें उल्टा नहीं जा सकता। जैसे हम लोगों ने सब ने हमारे घर में माचिस की तीली देखी है। अब हम माचिस को जलाते हैं। देखिए, जैसे मैं माचिस को जला रही हूँ, ये देखिए अब ये माचिस जल रही है, ये लकड़ी की तीली अब किस में बदल रही है? देखो देखो, ज़रा ध्यान से देखो, ये लकड़ी की तीली अब राख में बदल गई है। तो बच्चों, अब ये सोचिए कि अब इस राख से क्या आप दोबारा माचिस की तीली बना सकते हैं? सोचिए, अपने टीचर से, अपने अध्यापक गणों से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछा करिए, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछिए, सोचिए और समझिए। क्योंकि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें आप जितना सोचेंगे, जितना देखेंगे, जितना करने का प्रयास करेंगे, उतना ही वो समझ में आएगा। विज्ञान को हम क्रैम करके, रट के नहीं समझ सकते। तो विज्ञान के लिए प्रश्न पूछना ज़रूरी है। हमारे आसपास होने वाले इन दोनों तरीके के परिवर्तनों को हम 9th में थोड़ा सा पढ़कर आए हैं। इन्हें हमने नाम दिया है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। अच्छा, अब आप यह सोचें कि जैसे हम राख से लकड़ी नहीं बना सकते, वैसे और उसी तरीके की बहुत सी क्रियाएं हमारे आसपास घटित होती रहती हैं। आज हम क्रियाओं का बहुत सारा सामान अपने साथ लेकर आए हैं। हमारे विज्ञान के मुख्यतः 3 कंपोनेंट्स हैं। बेसिक पहला कंपोनेंट है वोकैबुलरी, सेकंड कंपोनेंट है ऑब्जर्वेशन और थर्ड कंपोनेंट है एनालिसिस। इन तीनों कंपोनेंट्स के आसपास हमारा पूरा विज्ञान घूमता है। अब हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि वोकैबुलरी क्या है। देखिए, वोकैबुलरी से भाव है कि जो उपकरण या साधन हम प्रयोगशाला में उपयोग में लाते हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे मेरे हाथ में ये परख नली है। अब इसे परख नली क्यों कहते हैं? आपको पता है, हमने जो भी एक्सपेरिमेंट्स या जो भी टेस्ट करने होते हैं वो हम इस परख नली में करते हैं। परख मतलब टेस्ट, और ये क्योंकि नली के आकार की है और इसीलिए इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब या परख नली, क्योंकि हमने इसमें परख करनी है। इसी तरीके से अब अगर आप ध्यान दें तो मेरे पास ये 2 बर्तन हैं कांच के। ये देखिए, दोनों बर्तन गोल सिलेंड्रिकल आकार के हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इनके ऊपरी हिस्से पर जाएं तो ये जो पहला वाला बर्तन है, ये पहला वाला ऊपर से पूरे तरीके से गोल है, ठीक है। तो ये हुआ सिंपल जार या ग्लास। लेकिन ये जो दूसरा बर्तन है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक चोंच से निकली हुई है। इसे नाम दिया गया है बीकर। बीकर इसलिए क्योंकि चोंच को इंग्लिश में हम कहते हैं बीक, इसलिए इसे नाम दिया गया है बीकर। अब ये जो बीकर हैं, ये हमारे पास अलग अलग आकार के उपस्थित होते हैं। जैसे ये 50 ml का बीकर, उसी तरीके से ये 100 ml का बीकर और ये 250 ml का बीकर।
लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो इन बीकर्स के ऊपर माप लिखी हुई है 10, 20, 30 और 40। लेकिन मैंने बोला ये बीकर 50 ml का है। तो 50 ml का इसलिए है क्योंकि इस माप के निशान के ऊपर भी बहुत सी जगह खाली है। जब इस बीकर को पानी से पूरी तरीके से भरा जाएगा तो वो पूरी तरीके की जो वैल्यू होगी, पूरी माप, वो 50 ml की होगी। ठीक इसी तरीके से इस बीकर में भी जो माप है वो 80 मिलीलीटर तक है, लेकिन जब हम इसको पूरा भरेंगे तो 100 ml यानी कि 100 मिलीलीटर तक पानी इसमें आएगा। इसी तरीके से हमारे पास कुछ बड़े बीकर भी पाए जाते हैं जिन पे कि 500 ml की माप लिखी होती है, लेकिन उसके ऊपर इस तरीके से मार्जिन्स नहीं दिए होते, माप नहीं होती। लेकिन अगर जब हम पूरा भरते हैं तो वो 500 ml का पानी, 500 ml माप का पानी उसमें आता है। तो बच्चों इस तरीके के प्रश्न उत्तरों के बारे में आप अपने अध्यापकों से ज़रूर पूछें। आपने कई ऐसे बीकर भी देखे होंगे जिनके ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो उस बीकर के बारे में भी आप अपने अध्यापक से ज़रूर पूछें कि उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता कितनी है। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब हम एक और उपकरण देखते हैं। प्रयोगशाला में हम इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, इसे कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क या शंक्वाकार फ्लास्क। अब शंक्वाकार फ्लास्क हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार जो है वो शंकु के आकार का है। शंकु के आकार का होने की वजह से ये कॉनिकल फ्लास्क कहलाता है। इसमें भी माप दी गई है, ये 50 ml का कॉनिकल फ्लास्क है या शंक्वाकार फ्लास्क है। इसी शंक्वाकार फ्लास्क के अलग अलग माप या अलग अलग साइजेस हमारे पास लेबोरेटरी में विद्यमान होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो जब भी आप अपने स्कूल की लैब में जाएं तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स को करते हुए इन्हें ध्यान से देखें। चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे पास एक और चीज़ है, ये देखिए, इसे कहते हैं हम स्पिरिट लैंप। एक नया है, एक पुराना है। स्पिरिट लैंप हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्पिरिट भरी होती है। वो जो स्पिरिट भरी होती है उसकी वजह से ये जलता है और इसके जलने पर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है वो आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो स्पिरिट होती है जब हम इसे जलाते हैं तो ये आसानी से जलना शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये जल रहा है, नीचे ब्लू कलर की फ्लेम है और ऊपर रेड कलर की फ्लेम है। तो इसे स्पिरिट लैंप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें स्पिरिट होती है और ये उस स्पिरिट की सहायता से जलता है और हम इसे काम में लेते हैं। तो बच्चों, इन सभी उपकरणों के साथ साथ हम जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उपकरणों का ज्ञान हमें होता जाता है और हमारी वोकैबुलरी भी अच्छी होती जाती है। इसे देखिए, ये हमारी ग्लास की एक रॉड है, कांच की एक छड़ है, इसे ग्लास रॉड कहते हैं। यूजुअली इसका उपयोग जो है हम स्टिरर के रूप में, यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को होते समय किसी भी मटेरियल को हिलाने के लिए स्टिरर के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और उपकरण होता है जिसे हम कहते हैं स्पैचुला। ये चम्मच के आकार का उपकरण होता है जिसकी सहायता से कोई भी केमिकल पदार्थ अपने बॉक्स में से निकालकर टेस्ट ट्यूब्स में, परख नली में या बीकर में डाला जाता है। चलिए अब आप ये देखिए, ये मैंने अपने हाथ में क्या पकड़ा है? बिल्कुल सही, ये क्या है? टेस्ट ट्यूब है। और अब इस टेस्ट ट्यूब को मैंने किसी एक उपकरण की सहायता से पकड़ा हुआ है। तो ये जो चीज़ है, क्योंकि इसे हमने टेस्ट ट्यूब को, परख नली को होल्ड करने के लिए काम में लिया है, इसलिए इसे टेस्ट ट्यूब होल्डर कहते हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है जो कि हम जब परख नलियों को गर्म करते हैं तो गर्म करते समय हम इसकी सहायता से टेस्ट ट्यूब को आसानी से पकड़ सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हमारे पास बहुत से उपकरण हैं जिनका हम अभिक्रियाएं या रासायनिक अभिक्रियाओं को करते समय जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए बच्चों, मेरे पास ये एक और उपकरण है। ध्यान से देखिए, ये किसकी तरह दिख रहा है? बिल्कुल सही, दवाइयों के साथ आने वाले ड्रॉपर की तरह। इसे भी ड्रॉपर ही कहा जाता है। ड्रॉपर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें से बूंद बूंद करके हम कोई भी मटेरियल या कोई भी लिक्विड टेस्ट ट्यूब्स में या बीकर में डाल सकते हैं।
इस तरीके से बच्चों हमारी वोकैबलरी एक्सपेरिमेंट्स को करते करते, उपकरणों को यूज़ करते करते स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी हम उपकरण इस्तेमाल करते हैं उन सब के जो नाम हैं वो उनको यूज़ करने के साथ साथ हमें याद हो जाते हैं। जैसे ये टेस्ट ट्यूब, क्योंकि हम इसमें टेस्ट करते हैं, परख करते हैं, इसलिए ये परख नली या टेस्ट ट्यूब। क्योंकि इसका मुंह आगे एक चोंच की तरह है, इसलिए ये एक बीकर है। क्योंकि इसका आकार शंक्वाकार है, इसलिए ये शंक्वाकार फ्लास्क या कॉनिकल फ्लास्क है। और ये स्पिरिट लैंप है, क्यों? क्योंकि इसमें स्पिरिट है और वो स्पिरिट की सहायता से ये जलता है। तो इस तरीके से हमारी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। चलिए अब हम हमारा क्रियाकलाप 1.1 शुरू करते हैं। इस क्रिया में मैग्नीशियम के रिबन को जलाना है। इसमें हम देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से क्या बनता है और कैसे बनता है। इस क्रिया के लिए हम सबसे पहले ये बताएंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। इस क्रिया के लिए हमें चाहिए एक स्पिरिट लैंप, माचिस, मैग्नीशियम रिबन और रेगमाल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन रेगमाल का इस क्रिया में क्या काम है। इससे पहले आप यहाँ देखिए, मेरे पास यहाँ पर दो तरीके के मैग्नीशियम रिबन हैं। एक मैग्नीशियम रिबन है जो कि काफ़ी चमक रहा है और दूसरा जो मैग्नीशियम रिबन है इसकी चमक गायब हो चुकी है। इसकी चमक इसलिए गायब हो चुकी है क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम चुकी है। मैग्नीशियम जब वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड के नीचे इस मैग्नीशियम रिबन की चमक छिप गई है। बच्चों, जैसे आप घर में कोई एल्यूमिनियम से बना नया बर्तन लाते हो तो ये बहुत ही चमक रहा होता है, लेकिन कुछ समय बाद इसकी चमक कम होने लग जाती है। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम के धातु की चमक के ऑक्साइड बनने के कारण कम हो गई है। अब इसका कारण हमने वैसे ही बता दिया, क्योंकि वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन मैग्नीशियम धातु से क्रिया करता है, जिसके कारण हमारे बर्तनों की चमक कम हो जाती है। पर बच्चों, क्या हर धातु की चमक कम हो जाती है? चलिए आज हम मैग्नीशियम रिबन के साथ अभिक्रिया करेंगे और देखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड किस तरीके से मैग्नीशियम रिबन को जलने में रुकावट पैदा करता है। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हो, मैग्नीशियम रिबन एक पतले रिबन की तरह है। हम इसका एक टुकड़ा लेंगे और इसे रेगमाल की सहायता से रगड़ेंगे। अगर हम इसे ऐसे ही बिना रगड़े जलाने की कोशिश करेंगे तो यह नहीं जलेगा। कारण जो अभी हमने बात करी कि मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत है जो कि मैग्नीशियम को जलने से रोकती है। तो इसे जलाने के लिए हमें सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम रेगमाल ले रहे हैं और आप देखिए कि मैं किस तरीके से मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ रही हूँ। और जब हम रेगमाल से इसको रगड़ेंगे तेज़ी से तो इसके ऊपर की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत आसानी से उतर जाएगी और ये चमकने लग जाएगा। ये देखिए मैं किस तरीके से इसे लगातार रेगमाल से रगड़ रही हूँ। ये देखिए हमारा मैग्नीशियम रिबन काफ़ी चमक चुका है। इसे जलाने के लिए हमें एक होल्डर से पकड़ना पड़ेगा। अब आप बताइए हमने इसे होल्डर से क्यों पकड़ा है? ताकि ये एक्सपेरिमेंट करते हुए हमारा हाथ ना जले। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम इस स्पिरिट लैंप की सहायता से जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बनेगी। ये देखिए मैग्नीशियम रिबन जलना शुरू हो चुका है और कितनी वाइट लाइट के साथ ये जलता है। जब मैग्नीशियम रिबन को बिना रेगमाल से रगड़े
जब हम जलाने की कोशिश करते हैं तो यह आसानी से नहीं जलता है। इसका कारण ये है कि मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत मैग्नीशियम का इग्निशन टेम्परेचर बढ़ा देती है, यानी कि मैग्नीशियम का ज्वलन ताप बढ़ा देती है और मैग्नीशियम रिबन को जलने से रोकती है। इसीलिए हम मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल की सहायता से रगड़कर फिर जलाते हैं ताकि वो आसानी से जल सके। अब क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है तो जलने के पश्चात एक ऑक्साइड बनता है जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों, आपने यह देखा कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जमी हुई है, अगर हम उसे रेगमाल से ना उतारें तो मैग्नीशियम रिबन नहीं जल रहा। इसका एक कारण यह है क्योंकि हर एक चीज़ प्रकृति में अपने आप को स्थिर रखना चाहती है। इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक स्थिर ऑक्साइड बना लेता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कह रहे हैं। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जब हम इसे जला रहे थे तो ये नहीं जलेगा। इसी कारण हम रेगमाल को रगड़ कर इसकी परत को उतारते हैं और उतारने के पश्चात हम इसे जलाते हैं। अब हमें इस रिबन को जलाने के पश्चात जो वाइट कलर की राख मिल रही है, इस राख को हम वॉच ग्लास में इकट्ठा करेंगे। जब हम मैग्नीशियम धातु को जलाने के पश्चात इस राख को इस्तेमाल करते हैं तो अब आप ये सोचिए बच्चों कि क्या यह राख फिर से मैग्नीशियम रिबन बन सकता है? नहीं। बच्चों, जब भी आप एक्सपेरिमेंट्स करें तो आप ये ध्यान में रखें कि आग के साथ एक्सपेरिमेंट करते समय एक बाल्टी पानी और एक रेत की बाल्टी आपके आसपास ज़रूर हो, क्योंकि आग के बढ़ जाने पर इस पर काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले आप ये देखें कि यह दोनों चीज़ें यहाँ पर भी उपलब्ध हैं। तो अब हम क्रिया को आगे देखते हैं। देखिए कितनी वाइट लाइट के साथ ये मैग्नीशियम रिबन जलकर राख बन चुका है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो सफ़ेद रंग की राख में बदल चुका है। अब हम इस राख का टेस्ट करेंगे कि यह राख एल्कलाइन यानी कि क्षारीय प्रकृति की है या एसिडिक यानी कि अम्लीय प्रकृति की है। इसे चेक करने के लिए हम लिटमस पेपर की सहायता लेते हैं। लिटमस पेपर से आपको कुछ याद आया होगा। 7वीं कक्षा में अम्ल और क्षार वाले अध्याय में लिटमस पेपर का जिक्र हुआ था। अब आप बताइए बच्चों, लिटमस किससे बना होता है? हाँ, बिल्कुल सही, यह लाइकेन से बनता है। लाइकेन से लिटमस पेपर बनाए जाते हैं। यह पेपर 2 रंग में आते हैं, लाल और नीला। लिटमस एक ही होता है लेकिन उसे अलग अलग रंगों के पेपर्स बना लिए जाते हैं। लाल लिटमस क्षार में डालने पर नीले में बदल जाता है और नीला लिटमस अम्ल में डालने पर लाल में बदल जाता है। तो देखिए हमारे पास ये 2 तरीके के लिटमस पेपर हैं, पहला लाल और दूसरा नीला। ये देखिए, ये एक लाल लिटमस पेपर है और ये नीला लिटमस पेपर है। ये लाइकेन्स के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और ये आपने 7वीं कक्षा में पहले से देख रखे हैं। चलिए अब हम इनका टेस्ट करते हैं। हम पानी में कुछ बूंदें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालते हैं ताकि वो पानी हल्का सा अम्लीय हो जाए। ये देखिए, पानी में कुछ बूंदें हमने अम्ल की डाल दी हैं ड्रॉपर की सहायता से। अब हम लाल लिटमस पेपर से इसकी टेस्टिंग करते हैं। जब लाल लिटमस पेपर को अम्ल में डाला जाएगा, ये क्या, इस पर तो कोई असर नहीं हुआ, ये लाल ही रहा। कोई बात नहीं, चलिए अब नीले लिटमस पेपर से ट्राई करते हैं। नीले लिटमस पेपर को इस अम्ल वाले पानी में डालने पर देखते हैं क्या प्रभाव होता है। अरे ये देखिए, नीला लिटमस पेपर अम्ल में डालते ही लाल हो गया, जबकि लाल लिटमस पेपर को जब हमने अम्ल में डाला था तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। यानी कि लिटमस पेपर में जब अम्ल की उपस्थिति में
लिटमस नीले से लाल हो जाता है और क्षार की उपस्थिति में लिटमस लाल से नीला हो जाता है। बच्चों, अब हम क्रियाकलाप 1.3 करेंगे। हम इसमें धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे। इस क्रिया में हमने जो धातु इस्तेमाल किया है वह है जिंक धातु। जिंक ग्रैन्यूल्स यानी कि जिंक के दाने के नाम पर यह हमें प्रयोगशाला में मिलेगा। ग्रैन्यूल्स का मतलब है दाने या टुकड़े। ये टुकड़े चमकदार नजर आते हैं। क्या कभी आप बता सकते हो ये किस रंग में उपस्थित है? जी हाँ, जिंक सिल्वर ग्रे रंग का होता है। बच्चों, क्या आप अम्ल का नाम बता सकते हो जो आपने पढ़े हों या किसी क्रिया में इस्तेमाल किए हों? इस क्रिया में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल करेंगे। इसका सिंबल या इसका प्रतीक या इसका फॉर्मूला है HCl। इसी तरह हमारी प्रयोगशाला में और भी कई प्रकार के अम्ल होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। यह अम्ल प्रयोगशाला में सांद्र अवस्था में यानी कि गाढ़ी अवस्था में मौजूद होते हैं, लेकिन जब हमने इनकी क्रिया करवानी है तब हमने इनका तनु रूप इस्तेमाल करना है। सांद्र और तनु अम्ल में क्या अंतर होता है? सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा ज़्यादा और पानी की मात्रा कम होती है, लेकिन तनु अम्ल में पानी की मात्रा ज़्यादा और अम्ल की मात्रा कम होती है। सांद्र अम्ल खतरनाक होता है। इसे इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। सांद्र अम्ल से तनु अम्ल कैसे बनाएं? तनु अम्ल बनाने के लिए एक बीकर में पानी लें और उसमें बूंद बूंद करके आप अम्ल मिलाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि अम्ल में भी तो पानी मिलाया जा सकता है, पानी में ही अम्ल क्यों मिलाएं? तो बच्चों, ऐसा कभी भी नहीं करना, क्योंकि जब अम्ल में पानी मिलाते हैं तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब ताप निकासी की क्रिया होती है। इसमें इतना ज़्यादा ताप उत्पन्न होता है कि वह तेजाब, वह अम्ल उछलकर आपके मुंह, आपके हाथों या आपके शरीर के ऊपर आ सकता है। इसमें इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि कांच का बीकर भी टूट सकता है। इसलिए सांद्र अम्ल से तनु अम्ल बनाने के लिए हमेशा पानी में बूंद बूंद करके अम्ल डाला जाता है। चलिए, अब हम आगे की क्रिया करते हैं। अब हम एक शंक्वाकार फ्लास्क लेंगे और इसमें जिंक धातु के टुकड़े डालेंगे। इसमें हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे, पर ड्रॉपर की सहायता से। सीधे बोतल से ना डालें, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। देखिए बच्चों, क्रिया होना भी शुरू हो गई। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ बुलबुले बन रहे हैं। इन बुलबुलों के बारे में आप अपने अध्यापक से पूछें और खुद भी सोचें। यह आप जानते ही होंगे कि जब भी कोई तरल पदार्थ गैसीय अवस्था में बदलता है तब ऐसा होता है, बुलबुले निकलते हैं। जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसे हम समीकरण के रूप में इस प्रकार लिखते हैं, जिंक Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इससे बन रहा है जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। यह जो हाइड्रोजन गैस है वह ऊपर की ओर बाहर निकल रही है। चलिए बच्चों, इस रासायनिक समीकरण के लिए जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो 4 प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं।
पहला अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा गैस का निकास या उत्सर्जन और चौथा तापमान में परिवर्तन। जब भी कोई दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कोई अन्य पदार्थ बनाते हैं तो अभिक्रिया करने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है, जबकि जो चीज़ बन रही है उन्हें उत्पाद कहा जाता है। अभिकारकों और उत्पादों के बीच में एक एरो के निशान के द्वारा अभिक्रिया दिखाई जाती है। जैसे मैग्नीशियम की जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसे लिखते हुए हम अभिकारक एक तरफ लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और इससे बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए बच्चों, अब हम संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व के बारे में जानेंगे। तो पहले हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। Fe प्रतीक है लोहे का, आयरन का, प्लस H2O यानी कि पानी। इन दोनों की अभिक्रिया से बन रहा है Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। समीकरणों को संतुलित करते समय हमें तत्वों का पता होना चाहिए कि आपकी समीकरण में कौन कौन से तत्व हैं। जैसे कि हमारी इस समीकरण में आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हमारे अभिकारकों में आयरन यानी कि लोहा का एक परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। उत्पादों में परमाणुओं की संख्या आयरन की 3, हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की 4 है। तो इसे संतुलित करने के लिए हमें परमाणुओं की संख्या को अभिकारकों और उत्पादों में बराबर करना होगा। रासायनिक समीकरण की महत्ता को जानने के बाद अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया, चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवी उपचयन व अपचयन। क्रियाकलाप 1.4 करेंगे। इस क्रिया में हम कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिलाकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। हम कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिलाकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके अर्थात जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इस क्रिया में जो पदार्थ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। और बहुत ही रोचक बात यह है कि हमने इसे अपनी रोज़ की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल किया है और आपने कई लोगों को इसे इस्तेमाल करते देखा होगा। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आपने बिना बुझा हुआ चूना कहाँ इस्तेमाल किया है? आप जानते ही होंगे कि जब दिवाली का त्यौहार आता है या जब कोई शादी होती है तो घरों में हम रंग रोगन करवाते हैं। रंग रोगन करने के लिए हम एक पदार्थ लेकर आते हैं जिसे हम कली भी कहते हैं। कली क्या होती है? कली बिना बुझा चूना ही होती है, जिसे हम प्रयोगशाला में कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इस क्रिया को करने के लिए अगर आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है तो आप बाज़ार से कली खरीदकर भी ये क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि कली कैल्शियम ऑक्साइड ही है। बच्चों, अब इस क्रिया में हम एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे और उसमें पानी डाल देंगे। पानी को डालने से कैल्शियम ऑक्साइड पानी में घुलना शुरू हो जाएगा और वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जैसे हम घरों में कली में पानी डालकर कली को तैयार करते थे, ठीक वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। बच्चों, आपने घरों में देखा होगा, जब कली करते हैं तो शुरू में दीवारों पर पारदर्शी रंग होता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद वह चमकना शुरू कर देता है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है?
यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में बहुत सी गैसें हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एक है। जब हम कली में पानी को मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करती रहती है और वो बना देती है कैल्शियम कार्बोनेट। यह एक सफ़ेद रंग का चमकदार पदार्थ होता है। इसी कारण कली करने के बाद दीवारों में चमक आ जाती है। आप जानते ही हैं कि जब हम रंग रोगन करवाते हैं तो घर बहुत चमकने लग जाता है। इसी तरह बिना बुझा हुआ चूना जब पानी में मिलता है तो बुझा हुआ चूना बन जाता है, और जब वह वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अब हम इस क्रिया को करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। पहले हम बीकर लेंगे, उसमें हम पानी डाल देंगे। फिर हम बीकर को जब हाथ लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बीकर का तापमान बढ़ रहा है, बीकर गर्म हो रहा है। बच्चों, आपने घरों में भी देखा होगा कि जब कली बनाते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो उसमें बुलबुले निकलते हैं, मतलब उसमें से एक गैस निकल रही है और उसका तापमान बढ़ रहा है। यह एक ताप निकासी यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी कारण जब हम कली बनाते हैं तो अपने चेहरे को उससे दूर रखते हैं ताकि वह ताप आपके चेहरे को प्रभावित ना करे। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आइए बच्चों, अब हम कुछ संयोजन अभिक्रियाओं का उदाहरण लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना प्लस जल, इससे बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इससे बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और जल। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि कोयले को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, कोयले का दहन करते हैं तो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का निर्माण 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन की अभिक्रिया C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन, इससे बन रहा है 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 जल प्लस ऊर्जा। यह श्वसन की अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त हो रही है। प्राकृतिक गैस का दहन मीथेन CH4 प्लस 2O2, इससे बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। तो जब प्राकृतिक गैस का दहन किया जाता है तो उसके बाद भी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो वो सभी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बच्चों, अब हम क्रियाकलाप 1.5 करेंगे। इस क्रिया में फेरस सल्फेट गर्म किया जाता है और अपघटन की क्रिया होती है। अब यहाँ पर शब्द अपघटित से क्या मतलब है? अपघटित या अपघटन होने का मतलब है जब एक पदार्थ एक या एक से ज़्यादा अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे अपघटन की अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि फेरस सल्फेट टूटकर किन पदार्थों का उत्पादन कर रहा है। इस क्रिया के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वह है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसमें हेप्टा का मतलब है 7। इस यौगिक में पानी के 7 अणु क्रिस्टलीय जल में उपस्थित हैं। इसका फॉर्मूला है FeSO4.7H2O। फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। देखो बच्चों, यह हरे रंग का है। इस क्रिया में हम देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन आएंगे। इस क्रिया के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वह है परख नली, होल्डर, स्पैचुला, स्पिरिट लैंप और लिटमस पेपर।
इस क्रिया को करने के लिए हम स्पिरिट लैंप लेंगे, उसे जलाएंगे और परख नली में फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल डालेंगे। फिर उस परख नली को स्पिरिट लैंप की लपटों पर गर्म करें। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। इस क्रिया को करते समय परख नली को सावधानी से इस्तेमाल करें और परख नली का मुंह बच्चों के मुंह से दूर रखें। अब आप देख सकते हैं कि परख नली के चारों ओर पानी की कुछ बूंदें आने लगी हैं और यह पानी क्रिस्टलीय जल से निकला है। जब हमने इसे गर्म किया था तो सबसे पहले इसमें पानी के कणों को निकाला और फिर इसका रंग हरे से बदलकर सफ़ेद हो गया। अब आप देख सकते हैं कि पानी की बहुत सी बूंदें परख नली में आ चुकी हैं। आप इसे गर्म करना जारी रखें। जैसा कि आपको पता है, हमने जो पदार्थ लिया था वह था फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। उसमें 7 अणु पानी के थे जो गर्म करने पर भाप बनकर उड़ गए। अब ये फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट से बदलकर सिर्फ फेरस सल्फेट रह गया है और इसका रंग सफ़ेद हो गया है। और अब हम इसे और भी गर्म करें तो यह और विघटित होगा। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड नामक गैसें उत्पन्न होंगी और पीछे फेरस ऑक्साइड नाम का पदार्थ रह जाता है, जो कि अक्सर हमने सुना है कि जंग होता है। यदि हम इसमें पानी डाल दें, अब इस परख नली में पानी भी मौजूद है और फेरस ऑक्साइड भी मौजूद है, जो कि अंत में जंग का रूप ले लेगा। इससे पहले हम गैसों का स्वभाव देख लेते हैं, जिसके लिए हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले नीले रंग के लिटमस पेपर को परख नली के पास लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसका रंग लाल हो गया है। इसका मतलब है कि यह अम्लीय स्वभाव का है। इससे हमें यह पता चल रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें अम्लीय स्वभाव की होती हैं। बच्चों, आपने अम्लीय वर्षा के बारे में सुना ही होगा। इनका कारण भी यही गैसें हैं। यह गैसें वायुमंडल में जाकर और वायुमंडल में उपस्थित पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल बनाती हैं और वर्षा के साथ मिलकर यह वर्षा को अम्लीय वर्षा बना देती हैं। जो पीछे बचा है वो फेरिक ऑक्साइड है। बच्चों, जब आप इस क्रिया को करोगे तब आपको इन गैसों की गंध महसूस होगी। यह गंध जले हुए सल्फर जैसी होती है। इस गंध को हम एक तरीके से महसूस कर सकते हैं। हम परख नली को अपनी नाक से दूर रखें और हल्के हाथ से अपनी ओर थोड़ा थोड़ा सूंघने की कोशिश करें, तो हमें इसकी गंध आसानी से महसूस होगी। आइए बच्चों, अब हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक यानी कि कोई एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। बच्चों, अब हम क्रियाकलाप 1.6 समझेंगे। इसमें हम अपघटन की क्रिया करेंगे, जिसके लिए लेड नाइट्रेट, परख नली होल्डर, स्पैचुला, स्पिरिट लैंप की आवश्यकता है और आखिर में हमें चाहिए लाल और नीला लिटमस पेपर। अब हम स्पिरिट लैंप की सहायता से परख नली में मौजूद लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार की गैस बाहर आ रही है। परख नली को होल्डर के साथ पकड़ें और स्पैचुला की सहायता से इसमें लेड नाइट्रेट डालें और इसे स्पिरिट लैंप पर गर्म करें। ध्यान रखें, परख नली का मुंह बच्चों से दूर रहे। इस क्रिया में लेड नाइट्रेट विघटित होकर लेड मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। लेड मोनोऑक्साइड ठोस अवस्था में परख नली में ही मौजूद रहेगा, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस परख नली से बाहर निकल जाएंगे। जैसे हमने पिछली क्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड को देखा, जिनका कोई रंग नहीं था। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस जो निकल रही है उसका भी कोई रंग नहीं है,
लेकिन जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसका हल्का सा रेडिश ब्राउन लाल भूरा रंग है। देखो बच्चों, आपको यह रंग बाहर आता दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना? इस गैस का स्वभाव जानने के लिए हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम नीले रंग के लिटमस पेपर को परख नली में डालकर देखेंगे। यह तो लाल हो गया, इसका मतलब यह है कि इस गैस का स्वभाव भी अम्लीय है। अब हम लाल लिटमस पेपर को डालकर देखते हैं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इससे यह पता चलता है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है वह अम्लीय स्वभाव की है और यह गैस वायुमंडल में पानी के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड बनाती है। अब इससे ये स्पष्ट होता है कि लेड नाइट्रेट विघटित होकर लेड मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसी गैसें बनाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी पानी का इस्तेमाल पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए करते हैं। कभी आपने सोचा कि ये पानी बना कैसे है? कैसे दो तत्व आपस में मिलकर पानी का निर्माण करते हैं? कैसे ये एक साथ मिल जाते हैं? पानी दो तत्वों से मिलकर बना है, दो परमाणु हाइड्रोजन के और एक परमाणु ऑक्सीजन का मिलकर जल बनाते हैं। आज हमने दो परख नलियों को लिया है और साथ में एक उपकरण भी है। आज हम आपको इस उपकरण का प्रयोग करना सिखाएंगे। इस क्रिया को करने के लिए हमने एक प्लास्टिक का मग लिया है। इसमें हमने तली में दो छिद्र करके उसमें रबड़ का डॉट लगा दिया है। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। क्या आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोड कैसे बनता है? पहले हम सेल को तोड़कर उसमें से रॉड को निकालते थे। आजकल सेल की ऊपर की परत को निकालने के बाद उसमें से हम इलेक्ट्रोड मिलता है जिसे ग्रेफाइट कहते हैं, जो कि कार्बन का ही एक रूप है। हम इस मग को बिल्कुल ऊपर तक पानी से भर लेते हैं। इसके बाद हम बैटरी एलिमिनेटर का प्रयोग करेंगे। इसकी इनपुट में एसी करंट है और इसके आउटपुट में डीसी करंट है। यह बैटरी करंट का स्रोत है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जब हम इसमें से बिजली को यानी कि करंट को पास करेंगे तो क्या संभावना होगी? जो पानी शुद्ध होगा उसमें से करंट पास होने पर कुछ नहीं होगा। यदि हम उस पानी में थोड़ा सा नमक या अम्ल डाल दें तो उस पानी में से करंट आसानी से पास होगा और इसके परमाणु अलग अलग होना शुरू होंगे। जब हम इसमें से करंट पास करेंगे तो पानी का अपघटन शुरू हो जाएगा और एक इलेक्ट्रोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस बनना शुरू होगी और दूसरे इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन गैस बनेगी। हम इस बैटरी में देखते हैं कि इस बैटरी के जो दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड कहते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हम कैथोड कहते हैं। एक तार को हमने एक टर्मिनल से जोड़ दिया। लाल वाला टर्मिनल एनोड होता है और काले वाला कैथोड। अब आप इसमें देखते हैं कि यहाँ से गैस बनना शुरू हो गई है। जल में कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें डाल दीजिए। इसमें से पानी के बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे। जल से भरी दो अंशांकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। हम इस परख नली को ऊपर तक क्यों भरते हैं? इसका कारण है कि जो गैस वो पानी को डिस्प्लेस करके यानी कि अपनी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह पर आएगी। यदि परख नली पहले से ही खाली होगी तो गैस की मात्रा का सही से ज्ञान नहीं होगा। जैसे जैसे गैस ऊपर जाएगी पानी नीचे की तरफ आता जाएगा।
अब आप देख सकते हैं कि कैथोड की ओर गैस के बबल्स या बुलबुले बनना शुरू हो गए हैं, जबकि दूसरी तरफ बबल्स बनना अभी शुरू नहीं हुए हैं। क्रियाकलाप 1.8। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन होने के कारण ऐसा होता है। 2AgCl सूर्य की उपस्थिति में यह टूट जाता है 2Ag यानी कि सिल्वर प्लस Cl2 यानी कि क्लोरीन। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार की अभिक्रिया करता है। 2AgBr सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर 2Ag प्लस Br2 यानी कि ब्रोमीन गैस के रूप में निकल जाता है। बच्चों, अब हम क्रियाकलाप 1.9 करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यह मेरे पास कुछ परख नलियाँ हैं। कॉपर सल्फेट का घोल है। हमारे पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स भी हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। कॉपर सल्फेट के साथ काम करते समय बच्चों ने ये ध्यान रखना है कि इसके साथ काम करने के बाद आपने अपने हाथों को बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि यह एक विषैला पदार्थ है। जिन बच्चों के हाथों में थोड़े बहुत कट लगे हैं या कहीं चोट लगी है, तो आप ग्लव्स पहनकर ही इनका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अध्यापक इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आज जो हम क्रिया करेंगे उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और इस अभिक्रिया में जिन बच्चों के हाथों में कोई समस्या है वो बच्चे दूर से बैठकर इस अभिक्रिया को देखें या ग्लव्स का इस्तेमाल करें। जब भी कोई खेल का कोच अपनी टीम बनाते समय अच्छे खिलाड़ियों को टीम में शामिल करता है और कमज़ोर खिलाड़ियों को टीम से निकाल देता है, ठीक उसी तरीके से धातुओं की भी एक सक्रियता श्रेणी होती है। हम देखते हैं कि जो ज़्यादा सक्रिय धातु होते हैं वो कम सक्रिय धातुओं को हटाकर उनकी जगह ले लेते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चेन, ये सक्रियता श्रेणी है जिसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हैं। यह सक्रियता श्रेणी आपको अपनी पुस्तक में भी मिल जाएगी। अब आप ये बताइए कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? यह आप इस सक्रियता श्रेणी में आसानी से देख सकते हैं। जैसे हम पोटेशियम से नीचे की तरफ गोल्ड तक आते हैं, हमारी सक्रियता या क्रियाशीलता कम होती जाती है। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है और गोल्ड सबसे कम क्रियाशील धातु है। जैसे हम जो गहने पहनते हैं वो सोने के यानी कि गोल्ड के बने होते हैं, जो सबसे कम क्रियाशील धातु है। इसी कारण वह लंबे समय तक खराब नहीं होता। हम ये अक्सर सुनते हैं कि यह चीज़ सोने जैसी है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि सोना एक तो बहुत कीमती है और दूसरा सबसे कम सक्रिय होने की वजह से ये लंबे समय तक खराब नहीं होता। इसलिए ये कहा जाता है कि यह चीज़ सोने जैसी है। जैसे कि वो दोस्त जो हर समय आपके साथ होता है, आपके दुख में, आपके सुख में, ऐसे दोस्तों को हम क्या कहते हैं? सोने जैसा दोस्त। लेकिन जो दोस्त कभी इधर कभी उधर होते रहते हैं, उनकी कीमत कम होती रहती है। सोना कभी इधर उधर नहीं जाता। वह ना तो गैसों से कोई अभिक्रिया करता है, ना ही वायुमंडल में उपस्थित किसी अन्य पदार्थ से आसानी से क्रिया करता है। इसी कारण वह सदैव चमकता रहता है और उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। इसके विपरीत पोटेशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है। इसके कारण इसे तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगर यह तेल से बाहर आएगा तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है और जिससे आग लग जाती है। उसी तरीके से सोडियम को भी केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। जैसे आपने मैग्नीशियम रिबन का प्रयोग देखा था, जब हमने उसे जलाया था तो वह एक ही बार में बहुत सी रोशनी के साथ जल गया था।
इसका कारण यह है कि वह बहुत ही क्रियाशील धातु है। उसके बाद हम एल्यूमिनियम और जिंक के बारे में देखते हैं। एल्यूमिनियम के बारे में हमने पहली क्रिया में देखा था कि नया एल्यूमिनियम का बर्तन बहुत चमकीला होता है, लेकिन जैसे ही वातावरण की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो उसकी चमक कम हो जाती है। अब हम जिंक, आयरन और कॉपर के बारे में देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको कॉपर सल्फेट का घोल जो आपकी प्रयोगशाला में मौजूद है उसे इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं है तो आप इसकी क्रिस्टल्स को पानी में घोलकर इसका सॉल्यूशन या घोल बना सकते हैं। इसके बाद आपको 2 परख नलियां चाहिए। एक परख नली में हम कॉपर सल्फेट का घोल डालकर उसमें लोहे की कील को डालेंगे और दूसरी परख नली में सिर्फ कॉपर सल्फेट का घोल डालेंगे। इस तरह हम इनमें होने वाले परिवर्तनों को अच्छी तरीके से परख सकते हैं। इनके साथ रंग में भी परिवर्तन होगा और हम आसानी से इनकी तुलना कर सकते हैं। अब हम लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के घोल में डालते हैं। ये देखिए, परख नलियों में हमने कॉपर सल्फेट का घोल डाल दिया है। ये देखिए, इसमें अब हम एक लोहे की कील को धागे के साथ लटका देंगे। कुछ इस तरीके से डालेंगे कि कुछ भाग लोहे की कील का बाहर की तरफ नजर आता रहे, या आप इसे पूरे तरीके से डाल दीजिए। और दूसरी परख नली में हम कील को कॉपर सल्फेट के साथ केवल हल्का सा टच करवाते हैं, नीचे वाले हिस्से को ही। इससे हम इसमें होने वाले रंग का परिवर्तन आसानी से देख पाएंगे। धागे को सेट करने के लिए इसे हमने रबर बैंड से बांध दिया है। इस परख नली में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कील का आधा हिस्सा कॉपर सल्फेट में है और आधी कील बाहर है। ये देखिए, इसमें अभिक्रिया होना शुरू भी हो गई है। इस वाली परख नली में भी अभिक्रिया होना शुरू हो चुकी है। इन दोनों परख नलियों को अब हम एक बीकर में रख देते हैं। जब तक ये क्रिया हो रही है, हम देखते हैं इन दोनों परख नलियों को हमने ये एक बीकर में रख दिया है और इनकी क्रियाओं को ध्यान से देख रहे हैं। तब तक हम एक और परख नली ले रहे हैं और उसमें भी हम कॉपर सल्फेट का घोल डाल देते हैं। इससे हमें रंग में अंतर करने में आसानी महसूस होगी। अब हम एक और परख नली लेते हैं, उसमें भी कॉपर सल्फेट का घोल डाल देते हैं। फिर हम इसमें जिंक के दाने डालेंगे। तो बच्चों, क्या होगा इसमें? जिंक जो है वो कॉपर को हटाकर उसकी जगह ले लेगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए वह कॉपर को हटाकर उसकी जगह आकर जिंक सल्फेट बना देता है, जो कि सफ़ेद रंग का होता है, और कॉपर पाउडर के रूप में परख नली के नीचे बैठ जाएगा। बच्चों, जिंक, कैडमियम और मरकरी ऐसे लवण हैं, ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कि सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के रंग रंगदार होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है और फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है, लेकिन जिंक सल्फेट का रंग सफ़ेद होता है। देखिए बच्चों, जिंक का रंग काला होना शुरू हो गया था। यह पहले कौन से रंग का था? बिल्कुल सही, यह पहले सिल्वर रंग का था। जैसे ही हमने इसे कॉपर सल्फेट के घोल में डाला, यह काला होना शुरू हो गया, क्योंकि इसके ऊपर तांबे की धातु की परत इकट्ठी हो गई। क्योंकि इसके ऊपर तांबे की परत, कॉपर की परत जमना शुरू हो गई है, जो कि कॉपर के रंग की होती है, तो अंत में यह घोल सफ़ेद रंग का हो जाएगा। अब हम पहले की अभिक्रिया को भी देख लेते हैं। वह परख नली जिसमें कुछ देर पहले हमने कीलों को डाला था, अगर आप ध्यान से देखें तो इन परख नलियों में घोल का रंग जो है वो धीरे धीरे हरा होना शुरू हो गया है
और अगर हम इसमें से कील को निकालकर बाहर देखें तो आप देखेंगे, ये देखिए, ये कील को बाहर निकाला तो जो हमारी कील थी ये आधी हमने कॉपर सल्फेट के घोल में डाली थी। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस कील के ऊपर ये कॉपर की परत जमना शुरू हो गई थी। इससे हमें ये पता लग रहा है कि आयरन, लोहा कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है और ज़्यादा सक्रिय होने की वजह से वो कॉपर को उसके विलयन से, लवण से निकाल देता है। ये देखिए, ये वाली कील का रंग भी चेंज हो गया है और अगर हम कॉपर सल्फेट के घोलों की तुलना करें तो इस घोल का रंग गाढ़ा है और यह घोल हल्का हल्का हरा होना शुरू हो चुका है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में आपने देखा कि आयरन ने कॉपर को हटाकर उसकी जगह ले ली और वो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर लोहे की कीलों के ऊपर जम गया। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। अब हम जिंक वाली अभिक्रिया भी देख सकते हैं। जिंक ने कॉपर को हटाकर उसकी जगह लेकर पानी का रंग अलग कर दिया है। अब इस रंग को कॉपर सल्फेट के रंग के साथ तुलना करके देख सकते हैं। जिंक ने जिंक सल्फेट बनाकर कॉपर को हटा दिया और इसीलिए इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाकलाप 1.10, इस क्रिया में द्विविस्थापन अभिक्रिया को दर्शाया गया है। द्विविस्थापन में हम दो अलग अलग सॉल्ट लेते हैं और फिर वह सॉल्ट अपने अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। पहले का धन आयन दूसरे के ऋण आयन के साथ जुड़ जाता है और पहले वाले का ऋण आयन दूसरे सॉल्ट के धन आयन के साथ जुड़ जाता है। इसी प्रकार अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के लवणों की आवश्यकता है, जिससे हम अपना घोल तैयार करेंगे। घोल तैयार करने के लिए हम एक बीकर में स्पैचुला की सहायता से सोडियम सल्फेट सॉल्ट को डालेंगे और उसमें पानी मिलाएंगे। स्टिरर की सहायता से उसे अच्छी तरह मिला लीजिए। फिर इसी तरह दूसरे बीकर में बेरियम क्लोराइड का सॉल्ट डालेंगे और उसे भी पानी में स्टिरर की सहायता से अच्छी तरह से घोल कर अपना घोल तैयार कर लेंगे। हमने देखा है कि दोनों ही पदार्थ पानी में घुलनशील हैं। अब हम ड्रॉपर की सहायता से एक सॉल्ट के घोल को दूसरे में मिक्स करेंगे। इसमें हम बेरियम क्लोराइड के घोल को ड्रॉपर की मदद से सोडियम सल्फेट के घोल में डालना शुरू करेंगे। विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए, आपको इसमें सफ़ेद धुआं दिखाई दे रहा है, जो कि बेरियम सल्फेट नाम का पदार्थ बनेगा, जो कि पानी में कम घुलनशील होगा और यह द्विविस्थापन की अभिक्रिया के कारण हो रहा है। कुछ समय तक बीकर को ऐसे ही रहने दीजिए तो बेरियम सल्फेट का पदार्थ बीकर के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार आयनों के आदान प्रदान से इस अभिक्रिया में द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। किसी भी पदार्थ का किसी अभिक्रिया में नीचे इकट्ठा हो जाना अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाती है और नीचे इकट्ठे हुए पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। उपचयन व अपचयन। कॉपर चूर्ण युक्त चाइना डिश। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बनता है। 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन, जब इसको गर्म किया जाता है तो यह बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गर्म करने पर कॉपर प्लस जल। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है
तो हम कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। जब किसी अभिक्रिया में या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। किसी भी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। संक्षारण। लोहे की नई नई वस्तुएं आपने देखी होंगी। लोहे की नई वस्तुएं कितनी चमकदार होती हैं, लेकिन थोड़े ही समय पश्चात उसके ऊपर एक ब्राउन से रेड कलर की रेड लालिमा युक्त एक परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं लोहे के ऊपर जंग लगना या संक्षारण। ये जंग क्यों लगता है? क्योंकि जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो वह उपचयित हो जाता है, उसका उपचयन हो जाता है और उस उपचयन की वजह से लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, या हम कहते हैं कि लोहा संक्षारित हो जाता है। संक्षारण हमें और भी कई धातुओं में देखने को मिलता है, जैसे कि चांदी में, तांबे में और कांसे में। विकृत गंधिता। तेल या वसायुक्त पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं और विकृत गंधिता उत्पन्न होती है। विकृत गंधिता का मतलब है कि उन पदार्थों की, उन तैलीय पदार्थों की गंध और उनका टेस्ट खराब हो जाता है, तो इसे कहा जाता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में क्या होता है, जो भी हमारे तैलीय पदार्थ हैं वो जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उपचयित हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए जो भी फूड पैकेट्स आते हैं या जो भी बाहर से खाने का सामान आता है उसमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में से जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं वो फूले हुए होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है जो कि ऑक्सीजन की अभिक्रिया को रोकती है, ताकि उसमें उपस्थित चिप्स का विकृत गंधिता का प्रक्रम ना हो पाए। इसी तरीके से विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम अपने खाद्य पदार्थों को बिल्कुल एयर टाइट बॉक्सेस में भी रख सकते हैं या उनमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिला सकते हैं, ताकि वो हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में ना आ पाए और विकृत गंधिता ना हो पाए। बच्चों, इसी के साथ हमारा विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण समाप्त होता है।